नमस्कार दोस्तों, बड़ा स्कूल टीम की ओर से मैं संजय सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, हम मॉडल टेस्ट पेपर देख रहे हैं 10वीं के। आज नेक्स्ट पेपर हमारे सामने होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर देने हैं। पहला है, गुण संधि के कोई दो नियम से उदाहरण बताने हैं। किसके बताने हैं? गुण संधि के। गुण संधि के दो नियम उदाहरण सहित बताने हैं। गुण संधि कहते किसे हैं? सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तो यही है कि गुण संधि किसे हम कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले है गुण संधि। गुण संधि के बारे में बताना है। गुण संधि के कोई दो नियम। नियम नंबर 1 हो जाएगा, ए या आ के बाद में अगर ई या ई आ गई तो दोनों को मिलकर ए हो जाता है। नियम नंबर 2 है, यदि ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आ जाता है तो दोनों को मिलकर ओ हो जाता है। ये हमारे दो नियम रहे, ठीक है ना। ये इस प्रकार हमारे नियम हैं। तो इसमें देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे भारत धन में इंदु। भारत धन में इंदु क्या बन जाएगा? भारतेंदु। भारतेंदु बन जाएगा, भारतेंदु। और देख सकते हैं परम धन में ईश्वर, जैसे कि परम धन में ईश्वर क्या बन जाएगा? परमेश्वर। परमेश्वर हमारा बन जाएगा। आगे है ऊ के वीर धन में उचित। देखेंगे वीर धन में उचित क्या हो जाएगा? वीरोचित हो जाएगा, वीरोचित। और देख सकते हैं हम भाग्य धन में उदय। भाग्य धन में उदय क्या बन जाएगा? भाग्योदय। भाग्योदय बन जाएगा। भाग्य धन में उदय, भाग्योदय। सूर्य धन में उदय। सूर्य धन में उदय की बात करूं तो सूर्योदय बन जाएगा आपका, सूर्योदय, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों इसमें बनेंगे, ठीक है ना। आप देखते रहें, इस प्रकार इस संधि के नियम होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगले प्रश्न में कहा है कि संप्रदान तत्पुरुष समास की परिभाषा में से उदाहरण देने हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो किसे कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास? है जहां पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति हो। जहां पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति हो, वहां पर होता है संप्रदान। जैसे कि राह के लिए खर्च, पहला है हमारा राह के लिए खर्च, क्या हो जाएगा? राह खर्च, राह खर्च हो जाएगा। अगला है युद्ध के लिए भूमि। युद्ध के लिए भूमि, तो आपका क्या हो जाएगा? युद्ध भूमि हो जाएगा, युद्ध भूमि हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये बनेंगे, राह के लिए खर्च, राह खर्च, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है चिरायु नीच अनुचित में हमें क्या छांटने हैं? हमें उपसर्ग छांटने हैं। पहला है चिरायु, पहला है चिरायु, दूसरा है अनुचित, दूसरा है अनुचित। पहला चिरायु है, दूसरा अनुचित है। चिरायु में चिर उपसर्ग है और अनुचित में अन उपसर्ग है। अनुचित में अन उपसर्ग है, ठीक है। चिरायु में चिर है, अनुचित में अन उपसर्ग है आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आदर्श ज्येष्ठ विलोम शब्द लिखने हैं। आदर्श और ज्येष्ठ के क्या लिखने हैं? विलोम शब्द लिखने हैं। आदर्श यथार्थ,
आदर्श, यथार्थ, ज्येष्ठ, कनिष्ठ। ज्येष्ठ माने बड़ा होता है, कनिष्ठ माने छोटा होता है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ आएगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ आएगा। आगे बढ़ते हैं। मोर और झूठ के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं हम। अगला प्रश्न है कि मोर और झूठ के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। पहला शब्द मोर है, दूसरा शब्द झूठ है। दूसरा शब्द झूठ है, ठीक है ना। झूठ के हो जाएगा असत्य, मिथ्या। असत्य, मिथ्या। और मोर के हो जाएगा केकी और मयूर। केकी और मयूर हो जाएगा, ठीक है। अगला है दंड, नग, अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं। दंड, पहला है दंड, दूसरा है नग। नग, दंड के डंडा या सजा हो जाएगी, डंडा या सजा, सजा। नग का पर्वत और नगीना, पर्वत नगीना, ये अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है ना। मॉडल टेस्ट पेपर 3501 सी है ये ध्यान रखना है। 3501 से हम सोल्व कर रहे हैं। 3501 और सी, ये हम टेस्ट सोल्व कर रहे हैं आज। शब्द एवं पद में अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं जब यह शब्द व्याकरण के नियमों के अनुशासन में निबद्ध होकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा में उदाहरण दीजिए। जहां किसी बात को लोक सीमा से अधिक बढ़ाकर कहा जाए वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ सोचने से पहले ही क्रिया पूरी हो गई, जो लोक सीमा का उल्लंघन है। दोहा छंद का लक्षण लिखिए। दोहा मात्रिक समछंद होता है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसके पहले तीसरे चरण में 13-13, ठीक है ना। ये इस प्रकार इसमें 4 चरण होते हैं भाई, 4 चरण होते हैं, ठीक है। ये जो पहला चरण है इसमें 13 और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है। दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल की बात करूं तो 24 और 24 मात्राएं होती हैं, यानी कि टोटल 48 मात्राओं का संग्रह होता है, ठीक है। इस प्रकार इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति के अंत में अर्थात दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपका लघु होगा भाई, लास्ट में आपका लघु आएगा, ठीक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत, इसके ऊपर लिख सकते हो आप। भ्रष्टाचार के ऊपर लिख सकते हो, भ्रष्टाचार के ऊपर लिख सकते हो आप। मोबाइल फोन सदुपयोग एवं दुरुपयोग, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। तो लिखो भाई बच्चों, निबंध लिखने की कोशिश करो आप, ठीक है ना। निबंध लिखने की कोशिश करनी है। भ्रष्टाचार के ऊपर लिखते हैं हम। अब किसी भी देश के विकास के मार्ग में उस देश की विभिन्न समस्याएं बहुत बड़ी बाधा है। इन समस्याओं में प्रमुख समस्या भ्रष्टाचार की समस्या है। जिस समाज व राष्ट्र को भ्रष्टाचार का कीड़ा ग्रसने लगता है उसका भविष्य फिर निश्चित रूप से अंधकार में बन जाता है। भारतवर्ष का यह दुर्भाग्य है कि यह समस्या पूर्ण रूप से छाई हुई है। यदि समय रहते इसका समाधान न ढूंढा गया तो इसके भयंकर परिणाम सामने आएंगे। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है आचार में भ्रष्ट या अलग होना। अतः कहा जा सकता है कि समाज स्वीकृत आचार संहिता की अवहेलना करके दूसरों को कष्ट पहुंचाकर निजी स्वार्थों अथवा इच्छाओं की पूर्ति करना ही भ्रष्टाचार है। दूसरे शब्दों में भ्रष्टाचार वह निंदनीय आचरण है जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर अनुचित रूप से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। भाई भतीजावाद, बेरोजगारी, गरीबी आदि इसके दुष्परिणाम हैं और हमारे राष्ट्र को भोगने पड़ रहे हैं। प्रत्येक विकराल समस्या के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य रहता है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार के विकास के पीछे भी विभिन्न कारण हैं। वस्तुतः सुख में सूर्य के पनपने के साथ साथ भ्रष्टाचार का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार के मूल में मनुष्य का कुंठित अहम भाव, स्वार्थपरता, भौतिकता के प्रति आकर्षण, अर्थ में काम की प्राप्ति के लिए लिप्सा आदि छाई हुई है।
मनुष्य की अंतहीन इच्छाएं भी भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त अपनों का पक्ष लेना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। कवि हर्ष ने अपनी रचना नैसचरितम में लिखा है, अपने प्रियजनों के लिए पक्षपात होता ही है। यही पक्षपात भ्रष्टाचार का मूल कारण है। भ्रष्टाचार का प्रभाव एवं क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें न फैला रखी हों। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय जगत की गिरफ्त में आए हुए हैं। यहाँ घट घट कण कण में समाया हुआ है। ऐसा लगता है कि संसार का कोई कार्य इसके बिना पूरा नहीं होता। राजनीतिक क्षेत्र तो भ्रष्टाचार घर ही बन चुका होता है। समाज में पहले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। लोगों को प्रोत्साहन देना, एक कठोर दंड की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। आज दंड व्यवस्था इस तरह कमजोर है कि यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए तो रिश्वत देकर बच सकता है। ऐसी स्थिति भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति, समाज और संस्था का भी कर्तव्य है। आज हम सबको भ्रष्टाचार का समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का केवल अपने स्वार्थों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत को अपनाकर चलना चाहिए। तभी हम भ्रष्टाचार के समाप्त कर सकेंगे। यह बात दो टूक कही जा सकती है कि भ्रष्टाचार के दानों को नष्ट करने के बिना हमारा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि आज भ्रष्टाचार के कारण अमीर और गरीब अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। यह आर्थिक विषय भी किसी देश की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे एक पत्र लिखना है। छात्रावास में पौष्टिक खाद्य सामग्री मिलने की शिकायत करते हुए मुख्याध्यापक को पत्र लिखिए। या माता पिता की आज्ञा का पालन करने पर बल देते हुए छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। सेवा में मुख्याध्यापक महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय, आपके गांव का नाम लिखना है। निवेदन है कि विद्यालय की 10वीं ख का विद्यार्थी हूं और छात्रावास में रहता हूं। छात्रावास में कई मास से पौष्टिक खाद्य सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इससे छात्रावास में रहने वाले छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कुछ छात्र तो पेट के दर्द से पीड़ित हो रहने लगे हैं। हमने छात्रावास के संचालन महोदय को इस विषय में लिखा था, किंतु हमारी बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। खाद्य सामग्री की जो सूची बनाकर दी जाती है उसके मुताबिक खाद्य सामग्री नहीं लाई जाती। इससे न केवल छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अपितु स्कूल के छात्रावास की बदनामी भी हो रही है। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारी शिकायत पर ध्यान देने रखते हुए इस समस्या का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र करें। तो ये पत्र था भाई। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है, छोटे प्रश्न हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए। यहां व्याधि का अर्थ है रोग से है भाई। व्याधि का अर्थ क्या हो जाएगा? यहां पर रोग से है। कुम्हड़ बत्तियां किसको देखकर मुरझाती हैं? तर्जनी को। श्री कृष्ण के माथे पर क्या सुशोभित हो रहा है? किरीट। आत्मकथ्य कविता में गुणगान अपनी कहानी कौन करता है? मधुप। निराला जी के अनुसार क्या नहीं पट रही है? शोभाश्री। यह दंतुर मुस्कान किसकी आंखें चार होने की बात कही गई है? कवि और बच्चे की। छाया मत सुना कविता में यामिनी का अर्थ है तारों भरी चांदनी रात। मुख्य गायक का साथ देने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? संगीतकार। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मां ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए ही। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखना है। कवि श्री ऋतुराज जी हैं और कविता इसकी कन्यादान है भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। फट की सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। उदधी दही को सो अधिकाई उमंगे आनंदन। भारत भीतर लो भीति ने दिखाई देवे। दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद।
प्रस्तुत काव्यांश ब्रज भाषा में रचित है। इसमें कवि ने दूध में नहाई हुई पूर्णिमा की चांदनी रात के कलात्मक वर्णन किया है। कवि की कल्पना शक्ति अत्यंत विशाल एवं संरचनात्मक है। यहाँ अरूप चांदनी को रूप देने का सफल प्रयास किया गया है। कवि ने संपूर्ण काव्यांश में अतिशोक्ति एवं अतिरंजना का प्रयोग किया है। कवि की नवीन कल्पनाएं पाठक को प्रभावित करने में पूर्णतः सफल रही हैं। भाषा कोमलकांत पदावली में युक्त है। भाषा में लय एवं प्रभाव निरंतर बना हुआ है। फटिक से लाने सो सुधारियो सुधा मंदिर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदधि दही में रूपक तथा सदय में रेफ है। आदि वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। नेताजी का चश्मा, पहला प्रश्न है हमारा, देखेंगे नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? क्या कारण था भाई? क्या कारण था? कैप्टन की मृत्यु, कैप्टन की मृत्यु उसको उदास होने का कारण था। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को आग किसने दी? पतोहू से, पतोहू से, ठीक है, पतोहू से दुआई। नवाब साहब से जुड़ा खीरे का प्रसंग किस रेलवे स्टेशन का है? तो लखनऊ का है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां का ये वर्णन है लखनऊ का। फादर बुके ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किस वर्ष छोड़ दी? तो अंतिम वर्ष छोड़ दी। किस वर्ष छोड़ दी? अंतिम वर्ष छोड़ दी। आगे है, मन्नू भंडारी से उनकी बहन सुशीला कितने वर्ष बड़ी थी? तो 2 वर्ष बड़ी थी भाई, 2 वर्ष बड़ी थी मन्नू भंडारी से उनकी बहन 2 वर्ष। मंडन मिश्र की धर्मपत्नी ने किसके छक्के छुड़ा दिए? तो शंकराचार्य से, शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दिए। संकट मोचन मंदिर काशी की किस दिशा में है? तो दक्षिण में है, दक्षिण में है भाई, दक्षिण में है। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? लेनिन को, लेनिन को कहा जाता है। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? लेनिन को। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए मित्रों, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। काशी आज भी संगीत के शोर पर जगती थी और उसी की थाप पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा नहीं रहा, जो हमेशा से 2 कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे, प्रस्तुत गद्य अंतरण के रचयिता पाठ का नाम लिखेंगे। तो रचयिता श्री यतीन्द्र मिश्र हैं और पाठ है नौबत खाने में इबादत। संगीत के साथ काशी का क्या संबंध है? काशी आज भी संगीत के स्वर के साथ जागती है और उसी की थाप पर सोती है। काशी में जाकर मरना भी मंगल अर्थात शुभ माना जाता है। काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे संगीत की शिक्षा देने वाले महान व्यक्ति थे। काशी की कोई 2 विशेषताएं बतानी हैं। ये हो गया हमारा बिस्मिल्लाह खान के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लय और सुर की शिक्षा देने वाले महान संगीतकार थे। वे सदा ही 2 कौमों को आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते थे, अर्थात देश में एकता स्थापित करने वाले महान कलाकार थे। जीवन परिचय लिखना है रामवृक्ष वेनपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सबसे पहले आप लिखोगे जीवन परिचय भाई। कोई भी जीवन परिचय लिखना आ गया तो जीवन परिचय सबसे पहले लिखोगे। फिर क्या लिखोगे? प्रमुख रचनाएं लिखोगे। उसके बाद में साहित्यिक विशेषताएं लिखोगे और उसके बाद में लिखोगे भाषा शैली। उसके बाद में आपकी रहेगी भाषा शैली। इस प्रकार आपको ये करना है। उसके बाद में भाषा शैली, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग्य स्पष्ट करना है। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ व्यंग्य पर आधारित है। इसमें जीवन की आन बान के दिखावे के नाम पर जीवन की सहजता व स्वाभाविकता को नकारने का विरोध किया गया है। लेखक ने दिखाया है कि खीरा एक साधारण वस्तु है और आम लोग उसका सेवन करते हैं।
किंतु ये लखनवी नवाब खीरा खाने में अपनी तौहीन समझते हैं और उसे सूंघकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। वे इसी में अपनी विशिष्टता देखते हैं, किंतु उनका यह व्यवहार उचित नहीं जान पड़ता। यह व्यवहारिक और जीवन विरोधी है। इसे व्यक्त करने हेतु लखनवी अंदाज शीर्षक अत्यंत सार्थक है। कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। माता कांचल शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 1 है 13 का क भाग। माता कांचल नामक पाठ का शीर्षक उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह पाठ के अंतिम भाग का लागू होता है। संपूर्ण पाठ में पिता और पुत्र के संबंधों का उल्लेख किया गया है। केवल एक घटना में बच्चे सर्प को देखकर डर जाते हैं तथा लेखक बालक मां में अलग होने का नाम नहीं लेता। यह बात पूरी काल्पनिक सी लगती है क्योंकि बच्चा दिन रात पिता के साथ घुला मिला रहता है, उसका अधिकांश समय पिता के साथ बीताता है। लेकिन जब पिता डरे हुए बालक के पास जाता है तो वह और अधिक मां के आंचल में छुप जाता है। ऐसा संभव नहीं क्योंकि पिता ही नहीं बालक का अच्छा मित्र भी है। इस पाठ का शीर्षक हो सकता है मेरा बचपन अथवा मेरा शैशवकाल। जार्ज पंचम की नाक में निहित व्यंग्य स्पष्ट करना है। जार्ज पंचम की नाक नामक पाठ में लेखक का प्रमुख उद्देश्य स्वाभिमान शून्य भारतीय शासकों पर करारा व्यंग्य करना है। लेखक स्वतंत्र भारत के उन शासकों को मजाक करता है जो अपने आत्म सम्मान को भूल चुके हैं। वे अतीत में हुए अपने अपमान को भूलकर अन्यायी एवं हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के समान में लगे हुए हैं। उन्हें भारतीय महापुरुषों, शहीदों, संघर्ष करने वालों, बच्चों तथा स्त्रियों की कोई चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है तो बस इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के स्वागत की। वे भूल चुके हैं कि इसी महारानी ने हमें कभी गुलाम बनाया था। साथ ही लेखक ने सरकारी कार्य प्रणाली पर भी व्यंग्य किया है। सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं, अंत में गाज गिरती है छोटे कर्मचारियों पर। अतः स्पष्ट है कि लेखक का उद्देश्य भारतीयों के आत्मसम्मान की भावना जगाना और कर्तव्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा देना है। अगले है साना साना हाथ जोड़ी पाठ में प्रार्थना के भाव का वर्णन करना है। लेखिका धार्मिक प्रवृत्ति वाली महिला है। उसने साना साना जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरू जीवन तिमरो कौशली सुबह की प्रार्थना के ये बोल एक नेपाली युवती से सीखे थे, जिसका भाव है कि मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित है। इन शब्दों का से प्रेरणा मिलते ही हम सबको अपने कार्यों के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। इसी भाव को लेकर लेखिका अपनी यात्रा पर निकल पड़ी हैं। पठित पाठ के आधार पर दुलारी का चारित्रिक वैशिष्ट्य स्पष्ट करना है। दुलारी एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कहानी की मुख्य पात्र है। उसे कहानी की नायिका भी कहा जा सकता है। उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। कुशल गायिका है। दुलारी एक कुशल गायिका थी। हर व्यक्ति उसके सामने गीत गाते की हिम्मत नहीं रखता था। उसका स्वर मधुर में आकर्षक था। वह मौके के अनुसार हर प्रकार का गीत गा सकती थी। स्वाभिमानी दुलारी को भले ही समाज उपेक्षा के भाव से देखता था, किंतु वह कभी किसी वस्तु के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। जब कभी उसके स्वाभिमान पर चोट की गई तो उसने अपने स्वाभिमान की स्वयं साहसपूर्ण रक्षा की। सच्ची प्रेमिका दुलारी एक गौण हारिन है। उसे समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु उसके हृदय में सच्चे प्रेम के प्रति आदर का भाव है। वह टुन्नू के हृदय की भावना को समझ जाती है। वह उसके मन ही मन में प्रेम करने लगती है। जब फेंकू सरदार टुन्नू के विषय में कुछ गलत कहता है तो वह उसे झाड़ू से पीटती हुई घर से बाहर कर देती है। सड़क सुरक्षा पाठ में जतिन के माता पिता ने उसका पालन पोषण कैसे किया। जतिन उनका इकलौता पुत्र था। उनके पिताजी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनके माता पिता अपना पेट काटकर जतिन की पढ़ाई का खर्च उठाते थे। उन्हें यह आशा थी कि उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही पेपर सॉल्यूशन के लिए देखते रहें बड़ा स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।